हेलो एवरीवन, आज फिर से आपका स्वागत मेरे YouTube चैनल पे है। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वह है फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक तंत्र एवं सार्वजनिक कार्य के विषय में। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक तंत्र के विषय में बात की थी, जिसमें कि मुझे ये लगा कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है या पार्ट वाइज इसको 2 वीडियो में मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के विषय के प्रशासनिक तंत्र के विषय में बात करते हैं तो उस दिन मैंने आपसे उसके राजस्व वसूली, भूमि बंदोबस्त, दंड व्यवस्था, उससे संबंधित बात की थी आपसे। जो जागीरदारी प्रथा उसने पुनः फिर से लागू कर दिया था, उससे राजस्व वसूली पे क्या प्रभाव पड़ा था, इसके विषय में भी मैंने आपसे बात की थी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे इसके विषय में भी चर्चा किया था कि कितने प्रकारों का कर उसके द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि जकात, खुम्स, जजिया, ये सब पहले से जो कर रहे थे उसके अलावा जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है हक़ शर्ब के विषय में। और वो अन्य कर हैं जो उस्र और तरकट। उस्र जो था वो मुसलमानों से उनके उपज का जितना भी उपज होता था उसका 1/10 भाग कर के रूप में वसूल लिया जाता था। और तरकट जो था, जो भी संपत्ति जिसके उत्तराधिकारी नहीं होते थे उसको फिर से उसको राज्य के जो संपत्ति था राज्य का उसमें उसे मिला दिया जाता था। तो यहाँ पे कहा जा सकता है एक नवीनता हमें देखने को मिलता है उसके राजस्व वसूली में भी और जितने कर जो लगाए गए थे उसमें भी। अब मैं आपसे आज जिस विषय में चर्चा करने जा रही हूँ वह है सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या योगदान रहा था, उसके विषय में मैं आपसे आज बात करूंगी। यदि शिक्षा के क्षेत्र के विषय में बात किया जाए तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि उसने मदरसों का और मकतबों का निर्माण करवाया था। मस्जिद जो थे वो भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। 30 मदरसों का उसने निर्माण करवाया था। हमें यहाँ भी एक उल्लेख मिलता है कि फिरोजाबाद में फिरोज शाही मदरसा था, जहां पे उसने जलालुद्दीन रूमी जो एक विद्वान थे समरकंद के, उनको बुलाया गया था मदरसों में शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने न सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र में बल्कि हमें यह भी देखने को मिलता है कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए थे। यहाँ पे जो शिक्षा के साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो मुद्रा प्रणाली थी, क्योंकि वो बहुत अधिक चिंतित था राजकोष को भरने के लिए और राजस्व के वसूली में बढ़ोतरी करने के लिए, इसी का हमें कह सकते हैं कि कदम रहा था मुद्रा प्रणाली में भी परिवर्तन लाने का। जब हम मुद्रा प्रणाली के विषय में बात करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है कि जो कॉइनेज सिस्टम था उसमें कोई ना कोई परिवर्तन रहा होगा। इसके पूर्व में या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पूर्व में जो स्वर्ण और चांदी के सिक्के चल रहे थे उसको वो चलने दिया था, परंतु उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि 48 जो होता है वैल्यूएशन का, 48 वैल्यूएशन का जो सिक्का था उसको वो जारी करने का काम किया था, जिसे हम चिहल ओ हस्तगनी के नाम से जानते हैं। ये चिहल ओ हस्तगनी के साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि उसने अन्य कई और मुद्राओं का भी प्रचलन प्रारंभ करवाया था। इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि 25, 24, 12, 10, 8, 6 ये वैल्यूएशन का जित्तल के सिक्कों का प्रचलन वो प्रारंभ करवाया था, जिसे हम शाशगनी नाम से जानते हैं। आधा भाग था जित्तल का और भिक जो 1/4 भाग जित्तल का था उसका भी प्रचलन प्रारंभ करवाया था। जितने भी सिक्के उसके द्वारा चलवाए गए थे उसके वैल्यूएशन पे बहुत अधिक ध्यान दिया गया था कि किस प्रकार से वो मदद पहुंचाए व्यापारिक क्षेत्रों में भी। जो उसका टकसाल का मंत्री था उसकी भी नियुक्ति की थी, जिसका नाम कजार शाह था। इनके साथ में जो जितना मुद्रा प्रणाली था, टकसालों से जितने भी सिक्के जारी होते थे उसको भी नियंत्रित करने का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब हम आते हैं कि जिस प्रकार से देखने को मिलता है कि प्रशासनिक तंत्र में जो काम किया था और जो सेना का विभाग होता है वो भी प्रशासनिक तंत्र का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में बहुत अधिक बड़ा विशाल साम्राज्य हो गया था, साथ ही साथ विद्रोह भी हो रहे थे, जिस वजह से सेना के रख रखाव में और सैन्य विभाग में भी बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। यहाँ पे इसी के लिए कि सैन्य विभाग को सुचारू रूप से चलाया जा सके उसने कई अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो सेनापति थे तातर खान,
उसकी नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा अरीजी ममालिक जो थे वो मलिक बशीर थे, और जो नायब अरीजी ममालिक थे वो मालिक राजी थे। 3 पदों का यहाँ पे देखना, या जो हम कह सकते हैं जो अध्यक्ष थे उनके अंतर्गत यह प्रयास किया गया था कि जो सैन्य व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाया जा सके। इसी के तहत हम देखते हैं कि जो सामंती आधार पे जो सैन्य का व्यवस्था था उसको संचालित करने का प्रयास किया गया था। जो सामंत होते थे उन्हीं पर शासक निर्भर होते थे घुड़सवार और पैदल सैनिक के लिए। तो एक प्रकार से यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो एक अतिरिक्त बोझ आता था शासक पे, या हम कह सकते हैं राजस्व पे या वित्त पे, उसको हटाने का काम यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे 80 से 90 हजार स्थायी सैनिक को उसने अपने शासन में स्थापित किया था, जिसको कि बाजीही कहा जाता है। इसके अलावा अस्थायी सैनिकों का भी हमें उल्लेख मिलता है, जिसे गैर बाजीही किया कहा जाता था, और इन्हें डायरेक्ट वेतन दिया जाता था राजकोष से। जो 40,000 गुलाम थे उनको राज दरबार में सैनिकों के तरह से नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे स्थायी सैनिक का निर्माण करना, अस्थायी सैनिक का निर्माण करना, सामंती व्यवस्था को स्थापित करना, अध्यक्षों की नियुक्ति करना, ये प्रकार से दर्शाने का कार्य करता है कि किस प्रकार से सैन्य व्यवस्था को वो सुचारू रूप से स्थापित करने का कार्य किया था। अब हम आते हैं कि जितने भी वो कार्य किया था प्रशासनिक तंत्र में, इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक को इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है वह उसके सार्वजनिक कार्यों को लेकर के है। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था पिछले अपने वीडियो में कि जो एफिल स्टोन थे उनके द्वारा भी दिल्ली सल्तनत के अकबर के तौर पे फिरोज शाह तुगलक का नामकरण किया जाता है, और शायद जो इनके द्वारा जितने भी सार्वजनिक कार्य किए थे उसके वजह से ही उन्हें अकबर ऑफ द सल्तनत पीरियड कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो उसके प्रमुख वास्तुकार थे, क्योंकि बहुत सारा निर्माण कार्य हुआ था, उसके लिए एक वास्तुकार की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम था मालिक गाजी शहना, और इनको मदद करने के लिए या सहायक के तौर पे अब्दुल हक्का को नियुक्त किया गया था, जितने भी निर्माण कार्य थे उसकी देखरेख करने के लिए। जो जरूरतमंद होते थे, जैसे कि वो बहुत सारी जो गरीब मुस्लिम जो कन्याएं थीं उनका निकाह भी करवाया था, जितने जो जरूरतमंद थे उनकी भी बहुत अधिक मदद किया करता था। जितने भी जरूरतमंद थे उन्हें फुकरा व मस्किन कहा जाता था, और इनके जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विभाग का निर्माण किया गया था जिसे दीवान ई खैरात के नाम से जाना जाता है। और ये विभाग का कार्य ही होता था कि जितने भी जरूरतमंद आए इनके पास में उनको हर प्रकार हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल जो किचन्स थे उसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई गई थी। सूफी संतों का जितना भी मकबरा रहा था उसका फिर से इसने मरम्मत करवाने का कार्य किया था। बहुत सारे ऐसे खैराती अस्पताल थे उसका भी निर्माण करवाया गया था, जहां पे मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएं देना निश्चित किया गया था। जो खैराती अस्पताल होते थे उन्हें दर उश शिफा के नाम से जाना जाता है। आर्थिक मदद के लिए हम देखते हैं कि जितने भी जरूरतमंद थे उनके लिए अलग से एक विभाग का निर्माण किया गया था जिसे दीवान ई इश्तिकाक के नाम से हम जानते हैं। इसे प्रति वर्ष 36 लाख टका दिया जाता था लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए, और अफीफ ने उल्लेख किया है कि इस विभाग के अंतर्गत 4200 लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य किया गया था। बहुत सारे ऐसे शहर भी थे जिनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में हुआ था। वह थे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसारी, फिरोजा। इनका निर्माण या स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में हुआ था। इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक कार्य थे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग उल्लेख करते हैं उसके सार्वजनिक कार्यों को लेकर के, पर मैं यहाँ पे आपसे फिरिश्ता का जो दिया हुआ है डिटेल्स इनके जितने भी सार्वजनिक कार्यों को लेकर के उसकी मैं चर्चा करती हूँ। जैसे कि फिरिश्ता ने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा 150 कुओं का, 100 सेतु, 100 सराय, 100 अस्पताल, 40 मस्जिद, 30 मदरसा
और इसके अलावा 3 मकबरे और कई अन्य सेतुओं का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इतने अधिक सार्वजनिक कार्य शायद किसी अन्य इसके पहले दिल्ली सल्तनत के शासक के अधीन में नहीं हुआ था। बहुत बड़ा इसका हम कह सकते हैं कि कार्यकाल भी रहा था फिरोज शाह तुगलक का। 80 वर्ष तक उसने शासन किया था, उसकी 80 वर्ष के उम्र तक वह शासन किया था और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो सितंबर 1388 में हुई थी। जितने भी कार्य यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रशासनिक तंत्र में और स्पेशली जो सार्वजनिक कार्य किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, वहां पे हमें यह देखने को मिलता है कि इतिहासकारों ने इसकी बहुत अधिक तारीफ की है। बर्नी, अफीफ, इनके द्वारा अभी करेंटली जो हिस्टोरियंस हैं जैसे एफिलस्टोन, इनके द्वारा बहुत अधिक सराहना फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक कार्यों की गई है। फिरोज शाह तुगलक को यदि याद किया जाए, यदि हम यह चर्चा करें कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की क्या विशेषता रही थी, तो यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक को उसके सार्वजनिक कार्यों के लिए और जो वो परिवर्तन लाने का कार्य किया था अपने प्रशासनिक तंत्र में, स्पेशली जो राजस्व के क्षेत्र में, वो बहुत ही अभूतपूर्व कार्य रहे थे, जिसके वजह से शायद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बाद में तुगलक वंश को एक नया संचार भी देने का कार्य किया था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। इसके विषय में मैं अपने ब्लॉग पे, जिसका एड्रेस है @toperstouch, पोस्ट करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपसे इस वीडियो में चर्चा की है उससे आपको फायदा या मदद मिलेगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।